हे गाइस, हेलो, वेलकम। कैसे हो? चलो शुरुआत करते हैं आज नए साल की एक नई और बेहतरीन क्लास के साथ में। शुरू हो चुका है नया साल 2022 का जनवरी 1। हैप्पी 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 वाला न्यू ईयर आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से एंड अनअकैडमी पूरी टीम की तरफ से। तो कैसे हैं आप? देखिए दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, शुरुआत करेंगे लाजवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए फटाफट से। मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। आ जाओ सब लोग। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप देखो टेलीग्राम पे लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स के नाम से इसको ज्वाइन कीजिए। आप यहाँ पे हमारी सारी क्लासेज के लिंक्स मिल जाएंगे। सुबह 10 बजे आप यूट्यूब पे ये क्लास ले सकते हो मेरी। और स्पेशल क्लास जो है वो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे होती है, वो आप 8:30 बजे शाम को ले सकते हो। तो क्लासेस के बारे में मैंने बता दिया है। एक तो 8:30 बजे इवनिंग में स्पेशल क्लास होती है, इसमें पोल रैंक वगैरह सब आती है आपकी। और एक क्लास जो होती है वो सुबह 10 बजे होती है यूट्यूब चैनल पे, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल करके इसको साइन इन करें। एक कोड आपको दिया जाएगा, ये वाला कोड है DIN10। इस कोड को अप्लाई करने से आपका अनलॉक हो जाएगा फ्री प्लान। फ्री लाइव क्लासेज आपकी मिल जाएंगी आप लोगों को। अपकमिंग क्लासेज के अंदर जाके नोटिफाई मी पे क्लिक करके आप क्लासेज ले सकते हो। अगर आप RS की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन आपके पास में मौका है। एवरी संडे और एवरी संडे को सुबह 10 बजे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में 200 मैक्सिमम मार्क्स का 3 घंटे का 1/3 माइनस मार्किंग के साथ में पेपर होता है आपका। 150 क्वेश्चन आते हैं। RS प्रीलिम्स के लिए होता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये फ्री है। अगर आप इसमें रैंक 1 लाते हो तो 75% स्कॉलरशिप मिलेगी आपको। 2 से 5 रैंक लाते हैं तो 50% और 6 से 100 रैंक आते हैं तो 25%। करंट टाइम की बात करें हम तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज है यहाँ पे। शिक्षा RPSC सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के लिए भी टेस्ट सीरीज है, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज। और इसके अलावा आप देख सकते हैं प्लस फीचर्स यहाँ पे बहुत ही शानदार शानदार अनअकैडमी के। घर से आप बढ़िया तैयारी कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस आपको सभी कोर्सेज का मिलेगा सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हुए मिलने वाले हैं। सभी सिलेबस कवर किया जाता है ऑल ओवर, पूरा कंप्लीट कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। डाउट क्लियरिंग सेशन रखे जाते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगा। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। RS मेंस के बैच के लिए ये शेड्यूल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो। चार चार पेपर होते हैं मेंस के, चारों के चारों का शेड्यूल है। फर्स्ट ग्रेड का बैच शुरू हुआ है 2.5 महीने का हिंदी मीडियम में, 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। कोड में आपको दे दिया है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा उसमें। और RS प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए 12 महीने का कोर्स है। ये पूरी तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके साथ में विजयी भव टेस्ट सीरीज RS मेंस के लिए है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एक योद्धा बैच है, योद्धा बैच RPSC के द्वारा ही, ताकि RPSC नहीं करवाती है, हाँ, पुलिस का एग्ज़ाम। तो आप ये देख सकते हो प्लस टेस्ट सीरीज और योद्धा बैच भी शुरू हुआ है। 3 महीने का कोर्स है, आप देख सकते हो अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो। और ये सारी तैयारियां आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। सब्सक्रिप्शन के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। डेली क्लास यहाँ पे भी ले सकते हो। और कोड मैंने आपको दे ही दिया है, DIN10। इस कोड को अप्लाई करके आप 10% तक का डिस्काउंट पा सकते हो। ये मंथली प्लान्स हैं, जितना मंथ का आप लेना चाहो उस मंथ पे ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको। वो टेस्ट सीरीज भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कॉम्बो प्लान्स भी हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे। तो थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का पेपर बहुत ही लाजवाब है, शानदार है और बेहतरीन है। सभी मेरे दोस्त आ जाइए, जल्दी से शुरुआत करेंगे आज के पेपर की। ये राजस्थान GK का है और इसमें मैं आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप रट के जाना एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? राजस्थान का जैसलमेर जिला, देखिए दोस्तों, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है दोस्तों।
और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 0.89%, 0.89%। इसका जो क्षेत्रफल है ना सबसे बड़े जिले का, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 3,034 वर्ग किलोमीटर। मतलब 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर से। जैसलमेर बिल्कुल राजस्थान का पश्चिमी जिला है और धौलपुर राजस्थान का बिल्कुल पूर्वी जिला है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला पश्चिम पूर्व में ही है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? बांसवाड़ा, उदयपुर, माउंट आबू और भरतपुर। बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। गाइज इसमें जो आंसर होगा ना अपना वो होगा माउंट आबू। तीसरा ऑप्शन। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू है, जहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है ना दोस्तों 150 सेंटीमीटर होती है। भाई कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कारक मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है? बताइए सर्वाधिक प्रभावित करता है कौन सा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा आपका जैविक तत्व है वो। जैविक तत्वों से मिट्टी में कृषि के लिए उपयोगी खनिज, लवण और जो अन्य तत्व है ना वो बढ़ जाते हैं, जिससे उसकी उर्वरता बनी की बनी रहती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। बताइए मेरे को, निम्न में से कौन सा एक अभयारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है? बताइए काले हिरणों के लिए जाना जाता है वो कौन सा अभयारण्य? सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, ताल छापर और रणथंभौर। बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। चलो देखो, तो दोस्तों इस प्रश्न में अपना उत्तर होगा ना चौथे नंबर में तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ताल छापर। ताल छापर ये चूरू के अंदर है भाई, ध्यान रखना कहाँ पे है? चूरू में। देखो ये काले हिरण है ना टोंक के अंदर भी पाए जाते हैं, गजनेर और रानीपुर क्षेत्र में काफी मात्रा में आपको मिल जाएंगे। ताल छापर, काले हिरण और जो कुरंजा पक्षी है ना उनके लिए काफी फेमस है। महाभारत काल के अंदर जो छापर द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनका निवास स्थान भी हुआ करता था ये। आगे चलते हैं। सरस्वती नदी का अवशेष किस नदी को माना जाता है? जल्दी बताओ 5वें नंबर के प्रश्न में। सरस्वती नदी का अवशेष कौन सी नदी को माना जाता है? दोस्तों सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है गग्गर नदी को। गग्गर नदी को दोस्तों विशिष्टि नदी भी कहा जाता है। विशिष्टि नदी सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। और ये हरियाणा से निकल करके आ, मतलब वैसे तो हिमाचल प्रदेश से आती है ये, लेकिन हमारे राजस्थान में हरियाणा से प्रवेश करती है ये। ठीक है। हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ क्षेत्र में होते हुए पाकिस्तान तक चला जाता है जब बाढ़ बाढ़ का पानी आता है इसमें वर्षा के टाइम में। ये मृत नदी भी कहलाती है क्योंकि अंतःप्रवाह की नदी है, समुद्र तक अपना जल ले जा नहीं पाती है, बारिश के टाइम में ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का। बताइए क्या उत्तर होगा। सिलिका रेत के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यहाँ पे ना अपना जो उत्तर होगा, यस, अपना जो राइट आंसर होगा 6 नंबर के क्वेश्चन में वो होगा दूसरा, बी ऑप्शन। सिलिका रेत के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। इसका जो उपयोग है ना दोस्तों कांच उद्योग के अंदर किया जाता है। कांच उद्योग, धातु गलाने में। ठीक है, इनके अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 7वें नंबर का। बताइए क्या उत्तर होगा। ऋग्वेद काल में वेदाध्ययन किस प्रकार किया जाता था? बताओ जी। ऋग्वेद के टाइम में वेदों का अध्ययन जो है ना वो किस प्रकार किया जाता था? जल्दी कर दो उत्तर फटाफट।
दोस्तों ये किया जाता था श्रुति के द्वारा, सुन करके। वेदों का अध्ययन किया जाता था सुन करके, श्रुति के द्वारा। गुरु सुनाते थे और शिष्य उनके सुनते थे। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है बताओ? 8वें नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग पूछ रहा है भाई, जल्दी बता दो कौन सा है। तो गैस देखिए, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है भाई? सूती वस्त्र उद्योग है राजस्थान में प्राचीनतम उद्योग है ये। और काफ़ी बड़े पैमाने पर है और काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है राजस्थान के अंदर उद्योगों में। 9 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? बताओ जल्दी। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? भादरा में नहीं है भाई, टुकराना गांव गंगानगर में है। तीसरा ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन टुकराना गांव श्री गंगानगर में स्थित है। ये राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है दोस्तों। इसकी जो क्षमता है ना 250 इंटू 6 इकाइयों के अंदर है, 1500 मेगावाट। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न बता दो मुझे क्या उत्तर होगा। नैरो गेज पर चलने वाली राजस्थान की वह एकमात्र रेलवे जिसका निर्माण धौलपुर रियासत ने करवाया था, नाम क्या उसका? बताओ क्या नाम है उसका। धौलपुर आगला, भरतपुर, धौलपुर राजाखेड़ा, धौलपुर और तरमथुरा, धौलपुर, बांडी, तांतपुर। दोस्तों इसमें आंसर हमारा डी ऑप्शन ही आएगा। आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था ये क्वेश्चन, मैंने देखा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था। फिर भी माइनस मार्किंग। अब देख लो तुम्हारी एग्जाम कौन सी दे रहे हो आप, है कि नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है आपकी उसमें तो है नहीं। तो गैस इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। नैरो गैज, छोटी लाइन की हम बात करें तो वो तो केवल धौलपुर में। अब ये लाइन प्रथम धौलपुर से आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश में आपको पता है। फिर एक तांतपुर जिला है, वहां पे जाती है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का प्रश्न बताओ। राजस्थान का कौन सा भाग सूखा एवं अकाल के स्थायी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? बताओ जी क्या उत्तर होगा इसमें। राजस्थान का कौन सा भाग सूखा एवं अकाल के स्थायी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है हमारा पश्चिमी, पश्चिमी भाग। ठीक है, राजस्थान का पश्चिमी भाग सूखा एवं अकाल के स्थायी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है अरावली के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में बहुत ही कम नगण्य वर्षा वाला स्थान है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। बताइए भाई कब की गई थी ये, जल्दी उत्तर दीजिए सब लोग। चलो देखिए, तो गाइज 12 नंबर के प्रश्न में हमारा जो आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन, 2 अक्टूबर 2011। देखो राज्य सरकार का एक बहुत ही तगड़ा डिसीजन था ये। 2 अक्टूबर 2011 से समस्त जो राजस्थान की राजकीय चिकित्सा संस्थान थे और जो बीपीएल वाले थे उनके साथ साथ में सभी मरीजों को सर्वाधिक जो आवश्यकता थी, 200 दवाइयां लगभग फ्री की गई थी इसके अंदर, इस योजना के तहत स्टार्टिंग में। शिशुपाल वद्दम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता, महाकवि माघ का निवास स्थान बता दो भाई 13 नंबर के प्रश्न में। सिरोही, भीनमाल, आबू और रणकपुर, क्या उत्तर होगा इसका? गाइस इसमें आंसर होगा भीनमाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसके अंदर। शिशुपाल वद्दम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता कौन है? महाकवि माघ। इनका जन्म भीनमाल में हुआ था। महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था भाई? भीनमाल के अंदर हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसके अंदर। शिशुपाल वद्दम की रचना करी थी इन्होंने, कालिदास की उपमा भी लिखी थी, भारती का विचार, है ना, कई सारे। अगला देखिए 14 नंबर के प्रश्न में, निम्न में से किसने कालीबंगा की पहचान करी थी? बताओ जी, कालीबंगा की पहचान किसने की थी, जल्दी बता दो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर का जो क्वेश्चन है ना आपका, इसमें आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष। देखो कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी 1952 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है भाई, अगला देखते हैं 15 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताइए। ओशिया के प्रसिद्ध महावीर मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार शासक के काल में हुआ था? बताओ क्या उत्तर होगा, फटाफट बता दीजिए आप आंसर जल्दी से।
तो दोस्तों देखिए इसमें जो आंसर होगा ना आपका वो होगा वत्सराज 775 से 800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बता दो भाई। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, जल्दी करो। लाजवाब प्रश्न। दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध है ना ये हुआ था 1576 के अंदर। ठीक है भाई, कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी ये दोस्तों राजसमंद के अंदर। कहाँ पे है? राजसमंद में है हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप और मुगल जो सेना थी उसके बीच में हुआ था। मानसिंह सेनापति था, उनके मध्य में लड़ा गया था ये। और मुगल सेना का नेतृत्व जो मानसिंह थे, जो कि आमेर के एक राजकुमार थे, उन्होंने किया था। और ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध कब हुआ था? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मेरे दोस्तों ये युद्ध हुआ था 21 जून 1576 को। ये दो डेट आप याद रखना। गोपीनाथ शर्मा का नाम नहीं आए तो 18 जून करना है, वैसे ज़्यादा मान्य 18 जून वाला ही है। और गोपीनाथ शर्मा के बारे में पूछे इन्होंने कब की बताई ये डेट, तो फिर 21 जून आप कर दीजिएगा। ठीक है। हाँ, इस युद्ध को जो अबुल फजल है ना, अबुल फजल ने एक नाम लिया था कि ये युद्ध है ना खमनोर का युद्ध है। क्या है? खमनोर का युद्ध है। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को। एक व्यक्ति था बदायूनी, बदायूनी ने दोस्तों इसको गोगुंदा का युद्ध कहा। किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को। और कर्नल जेम्स टोड ने किसका युद्ध कहा था? मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दो जल्दी से, सबका उत्तर आ जाना चाहिए। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को? अगला प्रश्न देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने किसको राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई ये। ऑलराइट दोस्तों, यहां पे उत्तर होगा दुर्गादास राठौड़, बी ऑप्शन। राठौड़ों का यूलिसेस कहकर के बुलाया था कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को। स्वामी भक्ति और वीर शिरोमणि दुर्गादास जो मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र हुआ करते थे ये। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1638 के अंदर। खैर जन्म वरम तो आपको पूछेगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मारवाड़ के अंदर ही हुआ था। ये स्टार्टिंग में जसवंत सिंह की सेना के अंदर रहे थे। फिर जो महाराजा थे उनकी मृत्यु के बाद में उनकी जो रानियां वगैरह थी उनको खालसा होते हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी जो अजीत सिंह थे उनकी रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद में राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण भी किया था इन्होंने। संघर्ष काफी किया था इन्होंने अपनी लाइफ में। आगे चलिए, बताइए आंसर क्या होगा। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 18 नंबर के प्रश्न में उत्तर दीजिए आप, क्या होगा? तो मेरे दोस्तों यहां पे उत्तर होगा आपका राइट आंसर विग्रहराज चतुर्थ, नंबर 1 ऑप्शन। दोस्तों इन्हीं को बीसल देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीसल देव चौहान। क्या कहा जाता है भाई? बीसल देव चौहान भी कहा जाता है। ये अजमेर के अंदर है और निर्माण 1133 के अंदर एक संस्कृत पाठशाला के रूप में किया गया था। अढ़ाई दिन की झोपड़ी की सीढ़ियों में जो प्रमाण वगैरह मिलते हैं वो पाषाण अभिलेख के अकॉर्डिंग हमें ये बात बताते हैं कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसको कहा गया। उसके बाद में जो मोहम्मद गोरी था, गोरी गोरी का एक सेनापति हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अढ़ाई दिन के झोपड़े को एक मस्जिद के अंदर परिवर्तित कर दिया गया था उसके द्वारा। अगला देखिए 19 नंबर में जयपुर का वास्तुकार कौन था? बताओ भाई, जयपुर का वास्तुकार। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमारा आंसर जो होगा ना 19 में विद्याधर भट्टाचार्य हो जाएगा। देखो जयपुर को बसाने की देन जो है, जयपुर किसकी देन है, जयपुर किसने बसाया? तो गाइज वहां पे आएगा सवाई जयसिंह आंसर। क्या आएगा? सवाई जयसिंह, याद रखिएगा। और सवाई जयसिंह के द्वारा ही बनवाई गई थी विद्याधर भट्टाचार्य, जो कि एक बहुत ही तगड़ा पंडित हुआ करता था अपने टाइम का। 1727 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी जयपुर की और इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। 20 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताओ। राज्य परिवार की मनोरंजन व संगीत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले विभाग को क्या कहा जाता था? 30 नंबर के प्रश्न में बता दो उत्तर क्या होगा।
फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा गुणीजन खाना, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, गुणीजन खाना। राज्य परिवार की मनोरंजन और संगीत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले विभाग को क्या कहा जाता था? गुणीजन खाना कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए? बताओ, ये या ये। आपने इसको तो ट्रिक से भी याद कर रखा होगा, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, यस। कब हुआ था ये? 17 मार्च, या फिर कई जगह आपको 18 मार्च से मिलेगा, ज़्यादा ऑथेंटिक 18 मार्च है, 1948। ठीक है, 4 रियासतों को शामिल किया गया था। चीफ चीफ कमिश्नरी प्रदेश जो निर्माणा वगैरह थे उनको भी मत्स्य संघ में मिलाया गया था। 22 नंबर का प्रश्न देखो, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, तो तेजा दशमी कब आती है बताइए? 22 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताओ। गाइज तेजा दशमी जो है ना, ये आती है आपकी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है दोस्तों। राज्य का जो नागौर जिला है ना, उसके अंदर पर्वतसर एक स्थान है, वहां पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला लगता है। और ये मेला जो नागौरी बैल होते हैं ना, नागौरी बैल, उनके लिए काफी फेमस है भाई, नागौरी बैलों के लिए, उनकी बिक्री के लिए। अगला देखो 23 नंबर का प्रश्न, विजयदान देथा के प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह कौन से? बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। ओके गाइज, इसमें जो आंसर होगा ना अपना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। दुविधा, अलेकु, हिटलर, उलझन। राइट, चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? जल्दी से बता दो भाई। पशुपति संप्रदाय का जो संस्थापक था उसका नाम था लकुलिस। नंबर 1 ऑप्शन। देखो, पशुपति एक शैव धर्म की प्राचीनतम संप्रदाय है ये, और पुराणों के अनुसार हम बात करें ना, तो इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस ने की थी। ठीक, और ये भगवान शिव के 28वें अवतार भी माने जाते हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी थी? बताइए। 25 नंबर के प्रश्न में आप मुझे बता दो, आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी है? चौहान, राठौड़, खींची और गुहिल। गाइज यहाँ पे आंसर होगा नंबर 1 ऑप्शन, चौहान। आशापुरा माता का मंदिर जो है ना, मोदरा जालोर के अंदर है। मोदरा जालोर के अंदर है भाई। और ये जालोर की जो सोनगरा चौहान है, उनकी कुल देवी भी है। सोनगरा चौहानों की कुल देवी। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर का, बताओ फटाफट उत्तर। निम्न में से किस संगीत घराने का उद्भव जयपुर घराने से नहीं है? मेवाती, अतरौली, किराना और पटियाला, कौन सा घराना है? दोस्तों मेवाती भी, अतरेली भी, पटियाला भी, बट किराना घराना नहीं है। किराना घराना का संबंध दोस्तों महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का, रावण हत्या क्या है बताइए? चलिए, रावण हत्या क्या है दोस्तों? एक वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बताओ। मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य आपसे पूछा जा रहा है भाई, जल्दी से बता दीजिए आप। मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य, डांडिया, भवाई, गरबा और बम। तो गाइज यहाँ पे आंसर होगा डांडिया नृत्य। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, और ये नृत्य होली के बाद किया जाता है, आपको पता हो तो। होली के बाद। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का, बताइए, कठपुतलियों के खेल में विशेष रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताओ। 29 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा ढोलक। क्या हो जाएगा भाई आपका सही उत्तर? ढोलक हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। कठपुतलियों के खेल में विशेष रूप से ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 30 नंबर के प्रश्न में देखिए, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? बताओ। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन, किशनगढ़।
किशनगढ़ शैली के चित्रकारों के अंदर निहाल चंद, अमीर चंद, धन्ना, भंवरलाल, ये ऐसे लोग थे, छोटू, नानकराम। 31 देखिए, बल्लिया आभूषण, बताइए कहाँ पहना जाता है? बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, जल्दी बता दो। फ्रेंड्स देखिए, बल्लिया जो आभूषण है ना, ये आपका पहना जाता है हाथों के अंदर। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। हाथों में पहना जाने वाला आभूषण है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32, गागरोन का किला बताओ कहाँ पे है? चलो देखो भाई, इस प्रश्न में उत्तर क्या होगा 32 नंबर के में? पहला ऑप्शन हो जाएगा झालावाड़ के अंदर। झालावाड़ से 4 किलोमीटर दूरी पर अरावली पर्वतमाला की एक बहुत ही खतरनाक चट्टान है। वहां पर एक काली सिंधु और आहू नदियों के संगम के ऊपर बना हुआ है। जलदुर्ग की श्रेणी में आता है ये। इस किले का निर्माण कार्य एक व्यक्ति थे, डोडा राजा बीजल देव, उन्होंने करवाया था, बीजल देव ने, 12वीं शताब्दी के अंदर। 33 नंबर का प्रश्न देखिए, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है बताओ। सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइए। दोस्तों सास बहू का जो मंदिर है ना, वो है नागदा के अंदर। कहाँ पे है भाई? नागदा के अंदर है। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी नागदा। तो इसमें युगल मंदिर है, जोड़े का मंदिर, आमने सामने सास बहू का मंदिर। अपनी जो अलंकरण शैली है उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1975 के अंदर किया गया था। बड़ा मंदिर सास का है और छोटा बहू का। पंचायतन शैली में बने हुए हैं, विष्णु को समर्पित है। पंचायतन शैली, ये याद रखोगे एक तो, और एक क्या याद रखोगे, विष्णु को समर्पित है ये, ठीक। आगे चलते हैं। 34 देखिए, सुनहरी कोठी राज्य के किस जिले में अवस्थित है बताओ। सुनहरी कोठी बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे ना आपका जो उत्तर होगा 34 नंबर के प्रश्न में टोंक हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? टोंक। सुनहरी कोठी टोंक का निर्माण किया गया था 1824 के अंदर, नवाब वजीरुद्दौला के द्वारा। वजीरुद्दौला के द्वारा। पहले ये शीश महल के नाम से विख्यात हुआ करता था। अगला देखिए, महासतिया नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है बताओ 35 में। महासतिया नाम से प्रसिद्ध स्थान बता दो। गाइज वो है आहड़, नंबर 1 ऑप्शन होगा। और आहड़ कहाँ? उदयपुर, ठीक है। मेवाड़ के जो महाराणा हुआ करते थे उनकी छतरियां यहाँ पे स्थित है अभी भी, अमर सिंह से लेकर के अब तक की। तो वो स्थान महासतिया कहलाता है। जैत सागर कहाँ अवस्थित है बताओ। कोटा, झालावाड़, बूंदी और डूंगरपुर। दोस्तों जैत सागर जो है ना, ये बूंदी के अंदर है भाई। राजस्थान का जो बूंदी शहर है उसके पास में, काफी ऐतिहासिक है। जैत सागर तालाब का निर्माण बूंदी के संस्थापक जो हुआ करते थे, जैता मीणा, जैता मीणा, उन्होंने करवाया था भाई। अगला देखिए 37 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के राज्यपाल को निम्न में से किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है बताइए। 33 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है? गाइज यहाँ पे उत्तर होगा आपका उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं ना, उनके द्वारा आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग ये व्यवस्था की गई है शपथ दिलाने का काम। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उनकी जगह फिर जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, मतलब सबसे बड़े उम्र के अंदर, वहां पे वो शपथ ग्रहण करवाएंगे। 38 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रमुख, राजस्थान के राज प्रमुख का पद कब तक रहा था बताओ। 38 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब तक रहा? दोस्तों राज प्रमुख का प्रमुख है पद जो है ना, ये रहा था 1 नवंबर 1956 तक।
फिर यहाँ पे इस डेट को राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया था। और राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बने थे दोस्तों, उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। क्या नाम था? गुरुमुख निहाल सिंह, ये नाम था भाई उनका, गुरुमुख निहाल सिंह। 1 नवंबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह नाम था उनका। राजस्थान के प्रथम और अंतिम राज्य प्रमुख मान सिंह। चलो आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। सवाई मान सिंह थे प्रथम, और जिनकी नियुक्ति 30 मार्च 1949 को की गई थी। 30 मार्च 1949 को इनकी नियुक्ति की गई थी। इनके बाद में कोई दूसरा भी नहीं बना, पद ही खत्म हो गया था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा आपका? 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह कौन सा है? जल्दी बताओ भाई, 39 में क्या उत्तर होगा? राजस्थान राज्य के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह कौन सा है? कोचीन, पारादीप, कांडला, तूतीकोरिन। गाइज यहाँ पे आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, कांडला हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? कांडला हो जाएगा। गुजरात तट पर स्थित है कांडला बंदरगाह, राजस्थान के सबसे नजदीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? बताओ क्या उत्तर होगा इसका? इसमें जो उत्तर होगा ना दोस्तों अपना 40 नंबर के क्वेश्चन में बी ऑप्शन हो जाएगा, जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में वार्षिक वर्षा में अधिक विषमता पाई जाती है। कभी कभी तो यहाँ पे अच्छी बारिश हो जाती है, कभी बहुत कम होती है, 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है फिर कभी कभी। 41 देखिए अब आप, केला देवी या सॉरी केवला देव घना जो पक्षी विहार है, किसने प्रयास किए थे जिसकी वजह से अभयारण्य घोषित किया गया था इसको, केवला देव घना को? और ये कहाँ पे है ये भी बता दो साथ साथ में। गाइज यहाँ पे आंसर होगा डॉक्टर सालिम अली, बी ऑप्शन। केवलादेव घना डॉक्टर सालिम अली के प्रयासों से पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। सालिम अली ने पक्षी जीवन के ऊपर काफी काम किया है। 42 देखे, राजस्थान राज्य में किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? बताओ क्या होगा इसमें उत्तर? कौन सी नदी है वो जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा आपका चंबल नदी है वो। राजस्थान राज्य में चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। इसका राजस्थान के अंदर कुल जो अपवाह क्षेत्र है ना, 19,000 वर्ग किलोमीटर है भाई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, 43 नंबर का। राजस्थान में स्थानीय भाषा में सेठा किसको कहा जाता है? बताओ सेठा किसे कहा जाता है? बिस्मिथ, कामेरिन, पोटास और कोबाल्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा डी ऑप्शन, कोबाल्ट हो जाएगा। राजस्थान में स्थानीय भाषा में कोबाल्ट को सेठा कहा जाता है। और ये राजस्थान के अंदर जो खेतड़ी झुंझुनू है ना, खेतड़ी झुंझुनू और जो नागौर है वहां पे पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से देश में स्थान आपको बताना है भाई। तो बताइए कौन सा स्थान है इसमें? 26वां, 27वां, 28वां, 29वां? दोस्तों यहाँ पे स्थान है 28वां। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से देश में 28वां स्थान है। राजस्थान में महिला साक्षरता की दर अगर आपसे पूछे कितनी है तो 52.1% है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। महिला साक्षरता राजस्थान में कितनी है? 52.1%, जो कि काफी कम है। 45 देखिए, दिवेर के युद्ध 1582 में हुआ था, उसके बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? ये तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइए क्या उत्तर होगा इसका? गोगुंदा थी, कुंभलगढ़ थी, उदयपुर थी या तो फिर चावंड थी? बताओ कौन सी थी? गाइज वो थी चावंड, डी ऑप्शन होगा। दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 में। अक्टूबर 1582 में हुआ था। इस युद्ध के बाद में जो राणा प्रताप थे ना, उन्होंने जो राठौड़ लूणा था चावंडिया, उसको पराजित किया था और चावंड के ऊपर अधिकार कर लिया था। फिर 1582 के बाद में 1585 के अंदर
चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया था उन्होंने। तो चावंड फिर 1585 के बाद में 28 वर्षों तक राजधानी रहा था ये, 1613 तक मेवाड़ की राजधानी रहा था चावंड। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का। बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? कौन थे वो बीकानेर के शासक, नाम बताइए उनका। राव जैतसी, राय सिंह, राव लूणकरण और राव कल्याणमल। बताओ भाई कौन थे दोस्तों? वो थे राव जैतसी, नंबर 1 ऑप्शन होगा। बटनेर विजय के बाद में ना 1534 में बाबर का एक पुत्र हुआ करता था और लाहौर के शासक कामरान बीकानेर पर आक्रमण किया, लेकिन राव जैतसी ने अचानक हमला कर दिया था उनके ऊपर। फिर मुगल सेना को पराजित होना पड़ा था इसके अंदर। और कामरान जैतसी जो युद्ध था, इसका वर्णन एक व्यक्ति थे जिनका नाम शायद आपने सुना होगा, बीटू सूजा। उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है राव जैतसीरो छंद, उसके अंदर किया था बीटू सूजा ने, राव जैतसीरो छंद। अगला प्रश्न देखिए भाई 47 नंबर का। अकबर के नवरत्नों में राजपूताने के कौन से कवि थे? बताओ क्या उत्तर होगा इसमें, बता दीजिए। अकबर के नवरत्नों में राजपूताने के कौन से कवि थे? अबुल फजल, चंद्र बरदाई, जयानक और सूर्यमल मिश्रण। तो गाइज यहाँ पे आंसर होगा पहला ऑप्शन, अबुल फजल और उसका भाई फैजी अकबर के 9 रत्नों में से थे। अकबर के आदेश से अबुल फजल जो था ना, उसने 1589 के अंदर मुगल सम्राट जो भी हुआ करते थे उन सबका इतिहास लिखना प्रारंभ किया था इसने। फिर उन्होंने अकबर काल के टाइम में लिखा था ये, तो उसका नाम अकबरनामा रख दिया था, अकबरनामा, जिसके 3 जिल्द हुआ करते हैं, भाग। आगे देखिए 48 में, बताओ उत्तर क्या होगा। कोटा राज्य में जन जागृति का जनक किसको माना जाता है? बताओ भाई 48 में क्या उत्तर होगा। कोटा राज्य में जन जागृति का जनक किसको माना जाता है? पंडित नैनूराम शर्मा, स्वामी गोपाल दास, अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बाराहट। तो देखिए दोस्तों 48 नंबर के प्रश्न में हमारा आंसर होगा पंडित नैनूराम शर्मा, नंबर 1 ऑप्शन। कोटा राज्य के जनजागृति के जनक कहे जाते हैं ये। इन्होंने थानेदार के पद से इस्तीफा दिया था भाई, देख लो आप। थानेदार के पद से इस्तीफा देकर के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। फिर ये विजय सिंह पथिक के साथ में जुड़े थे, जो राजस्थान सेवा संघ था ना, विजय सिंह पथिक के द्वारा बनाया गया था राजस्थान सेवा संघ, इसके सदस्य बने थे ये। और फिर उन्होंने राज्य के अंदर बेगार विरोधी आंदोलन भी चलाया था। 49 नंबर का प्रश्न देखो, क्या उत्तर होगा बताओ। कोटा के प्रसिद्ध दशहरे मेले का आयोजन कब किया जाता है? दोस्तों कोटा का जो प्रसिद्ध दशहरा मेला है, इसका आयोजन किया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी को, नंबर 1 ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आश्विन शुक्ल दशमी को किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है ना 1895 से की गई थी महाराव उमेश सिंह के द्वारा। उसके बाद में ये रेगुलर है, कंटिन्यू है, अभी तक है, वर्तमान तक राष्ट्रीय स्तर का मेला लगता है। 50 नंबर का प्रश्न देखिए, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बताइए तेरापंथी संप्रदाय, जल्दी कर दो। जैन धर्म, विष्णु धर्म, सॉरी वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। तो भाई देखो तेरापंथी जो संप्रदाय है ना, ये जुड़ा हुआ है आपका जैन धर्म से, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान की श्वेतांबर शाखा से ही संबंधित है ये। तो थैंक यू दोस्तों, ये आज की क्लास आपकी होती है कंप्लीट। कल अपन फिर मिलते हैं।